क्या WWE करने वाली अपनी सारी टेपिंग्स को शट डाउन? विंस मैकमैन का टाइम अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि उनको कोर्ट में कर दिया एक बंदे ने स्यू, और मनी इन द बैंक 2020 का हो चुका है पूरा सेट लीक। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की ये न्यूज़ की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द मंडे नाइट रॉ रेटिंग्स। और ये रेटिंग्स जो है बिल्कुल ही गिरती चली जा रही हैं। इस हफ्ते की एवरेज व्यूअर्स जो है वो है 1.842 मिलियन व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते से 3.7% कम है और ये लोएस्ट नॉन हॉलीडे नंबर है इन द हिस्ट्री ऑफ मंडे नाइट रॉ। अगर मैं बात करूं आवरली रेटिंग्स की, तो पहले आर में थी 1.94 मिलियन, सेकंड में 1.866 मिलियन और थर्ड आर में 1.720 मिलियन। अब इसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली थी और मैंने लिखा था कि ये चीज़ WWE को बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है, अगर अभी नहीं तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं इस कंटेंट को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। बिना क्राउड के उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, और जो बिल्कुल हार्डकोर फैंस हैं जो हर हफ्ते देखेंगे ही देखेंगे, वो लोग देख रहे हैं। और आप लोगों को प्रॉब्ली रॉ इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि आप पूरा शो नहीं देखते हैं। 3 घंटे का लाइव शो देखना बिल्कुल एक अलग गेम है एज कम्पेयर टू कि यूट्यूब पे आके आप हम लोगों की वीडियो देखें, आप 15 मिनट्स की कोई हाईलाइट की वीडियो देखें, वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। और उस चीज़ से आप शो को जज नहीं कर सकते। अगर आप 3 घंटे तक लाइव देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि ये शो कितना बोरिंग है फिलहाल। और इस वजह से मुझे WWE के लिए डर है कि अभी वो बहुत सारे व्यूअर्स को लूज़ कर रहे हैं, और जब चीज़ें फाइनली नॉर्मल हो जाएंगी और लाइव ऑडियंस हमें देखने को मिलेगी, तो क्या ये व्यूअर्स जो अभी WWE देखनी बंद कर चुके हैं वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है WWE के लिए लॉन्ग टर्म। और जैसा कि मैंने स्मैकडाउन के लिए भी कहा था, अगर WWE को फिलहाल अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं तो उनको क्रिएटिवली प्रॉब्ली इस समय पे सबसे बेस्ट होना पड़ेगा, और हम WWE को क्रिएटिवली बेस्ट होने के लिए जानते नहीं हैं। और इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ खास हमें इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलने वाली रेटिंग्स में जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है। आप लोग अपने ओपिनियन इस चीज़ पे मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि कल WWE के अगेंस्ट एक बंदे ने ऑरेंज काउंटी यानी कि फ्लोरिडा में कंप्लेंट कर दी, जिसमें इस बंदे ने बोला कि WWE अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स को जो है वो फोर्स कर रही है आने के लिए और इन टेपिंग्स में काम करने के लिए, और ऊपर से कुछ खास सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करी जा रही है। और ये बंदा बोलता है कि अगर मैं अपनी कंपनी में अपने हायर अप्स के पास जाऊं, अपने बॉस के पास जाके ये बात बोलूंगा तो प्रॉब्ली मुझे फायर कर देंगे, क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब ये बंदे का नाम जॉन बोला जा रहा है गाइस, लेकिन ये हो सकता है कि कोई WWE का एम्प्लॉय हो सकता है कि एम्प्लॉय ना हो सकता है कोई नॉर्मल पर्सन हो, क्योंकि ऐसे कोई भी कंप्लेंट सबमिट कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि WWE की तरफ से ही ये कंप्लेंट सबमिट करी गई है। और उसके कुछ ही समय बाद WWE ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट को अनाउंस करा, जहां पे उन्होंने ऑब्वियसली इस चीज को डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो एक्यूजेशन हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं काम करने पे। अगर कोई यहाँ पे नहीं होना चाहता तो यहाँ पे नहीं है। और दूसरी चीज, सुपरस्टार्स की रिक्वेस्ट पे हमने उनके लिए बहुत सारी अरेंजमेंट्स अलग से इंडिविजुअली अरेंज करी हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और WWE अपने एंड पे गाइस ये चीज बोल रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज है, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि कंप्लेंट करी किसने। तो वो एक नॉर्मल बंदा भी हो सकता है। मान लो कि मैंने जाके किसी की कंप्लेंट कर दी और फिर WWE को जो है वो लाइमलाइट में मैं लेके आया ताकि उनको बुरा लगे, तो ऐसे कोई भी कर सकता है। और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे WWE कोई प्रिकॉशन नहीं ले रही होगी। ऑब्वियसली उनको पता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है, और अगर इतना ही बुरा हाल होता वहाँ पे तो कोई ना कोई सुपरस्टार डेफिनेटली पब्लिकली कुछ कहने की कोशिश करता, या फिर एटलीस्ट जाके विंस मैकमैन को कंप्लेंट करता। और अगर इतनी बुरी हालत होती तो हमको पता लग जाती। तो यहाँ पे मैं WWE की साइड लूंगा और कहूँगा कि वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ऑब्वियसली ये बात हम जानते हैं अभी तक कि ये उनको शोज अभी फिलहाल नहीं करने चाहिए, ये उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है, ये बेस्ट चीज़ थी पूरी सेफ्टी के लिए, लेकिन वो डिसीजन वो बहुत पहले ही ले चुके हैं, तो बार बार उस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि WWE ने जितने भी अपने टैलेंट्स को रिलीज करा है, आप लोग जानते होंगे कि उनके एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था कि अब वो अगले 90 दिन तक किसी भी कंपनी के लिए जो है वो compete नहीं कर सकते और किसी के साथ साइन नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें पता लगा है कि इस 90 डे पीरियड में WWE इन सारे टैलेंट्स को पे करेगी, उनकी नॉर्मल सैलरी मिलेगी जो कि उनकी गारंटीड डाउनसाइड सैलरी होती है, बोनसेस नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज़ कि WWE इन टैलेंट्स को टीवी पर भी यूज़ कर सकती है अगर करना चाहे। और इसका एग्जांपल है गाइस सैरा लोगन, जो कि मंडे नाइट रॉ में बैक स्टेज थी और उनको यूज़ करना था, वो स्क्रिप्टेड थी शो में होने के लिए, लेकिन जब शो ऑन दी एयर चल रहा था विंस मैकमैन ने अपना दिमाग बदल लिया और सैरा लोगन का जो है उन्होंने शो पर अपीयर
नहीं होने दिया और वो जो प्लान है पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो ये काफी कमाल की बात है कि जो सुपरस्टार जानता है कि कुछ समय बाद वो यहाँ पे काम नहीं करने वाला, उसको वापस बुलाया जा रहा है अपीयरेंस के लिए, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिला। हम जानते हैं कि कल NXT पे ड्रेक मैवरिक का हमें मैच देखने को मिलेगा, जो कि अभी भी क्रूजरवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो उस टूर्नामेंट को नहीं जीतने वाले। तो जहां तक मुझे लगता है अगर WWE इनमें से कोई भी टैलेंट को यूज करती है टीवी पे, तो प्रोबेबली उसका चांस होगा कि उसको वापस हायर कर लिया जाएगा जब ये पूरी सिचुएशन खत्म होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट ऐसा हो, क्योंकि अगर उनको रिलीज ही करेंगे फाइनली और अभी तब भी उनको यूज कर रहे हैं, तो इनफैक्ट WWE के एंड पे सही है क्योंकि वो उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अजीब सी चीज है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो करंट 24/7 चैंपियन रॉब ग्राउंडकाउस्की इज गोइंग बैक टू द NFL। उन्होंने अभी रिसेंटली WWE के साथ साइन किया था रेसलमेनिया से पहले, एंड नाउ ही हैज गॉन बैक टू द NFL। द न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स, जो कि उनकी करंट टीम थी, उन्होंने उन्हें ट्रेड कर दिया है द टैंपा बे बकनियर्स में, और वो जा चुके हैं वापस NFL के अंदर। और WWE ने उनके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट रिवील करी और उन्होंने लिखा, per the rules of 24/7 title, Gronk must defend his championship at all times in any location. He could be celebrating a touchdown pass from Tom Brady anytime, anywhere. तो ये काफी कमाल की बात है, स्पेशली R-Truth के लिए, क्योंकि उनको लग रहा होगा फाइनली भाई अब 40-50 बार बनूंगा आराम से 24/7 चैंपियन। लेकिन रॉब ग्राउंडकाउस्की WWE में बस अपनी मुंह दिखाई करने आए थे, उसके बाद वो वापस जा चुके हैं NFL में, और मुझे लगता है कि काफ़ी एंटरटेनिंग रहेगा। जब भी वो टाइटल हारेंगे कुछ ना कुछ डेफिनेटली सही से स्क्रिप्ट इनको करना चाहिए। क्या पता NFL का कोई मैच चल रहा हो, जब NFL वापस आए और तब R-Truth बीच में चले जाए मैच में पिन करने, मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, लेकिन डेफिनेटली ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो लाना और बॉबी लैशली, जो कि पिछले हफ्ते तक स्प्लिट हो रहे थे, और इस मंडे नाइट रॉ में बॉबी लैशली टायर पलट रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और ये स्टोरी लाइन माना जा रहा है कि अब WWE ने ड्रॉप कर दी है और लाना और बॉबी लैशली का स्प्लिट अब नहीं होने वाला। भगवान जाने विंस मैकमैन क्या सोच रहे हैं इन दोनों के लिए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है उनके पास कुछ नहीं है, और उन्होंने सोचा कि इस एंगल को अगर हम तोड़ देंगे तो आगे क्या करेंगे वो तो हमें पता ही नहीं, तो इसको भी चलने दो थोड़ा और, कुछ भी करते रहते हैं, और जब कुछ समझ में आएगा तब स्प्लिट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो विंस मैकमैन की दिक्कतें खत्म ही नहीं हो रही हैं, और साल 2020 उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं लेकर आया है, क्योंकि फॉर्मर XFL कमिश्नर एंड CEO ओलिवर लक ने उनको कर दिया है स्यू, यानी कि उनके अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल कर दिया है कोर्ट के अंदर, और विंस मैकमैन के लिए एक और केस लड़ने के लिए यहाँ पे सामने आ चुका है। और बेसिकली ये क्लॉज है, ये जो लॉ सूट है वो कहता है कि विंस मैकमैन ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था ओलिवर लक और बेसिकली XFL के साथ, उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं, और जो उनको पैसे देने चाहिए थे बाकी लोगों को वो उन्होंने नहीं दिए हैं, और उससे पहले ही जो है XFL की बैंकरप्सी को ऑफिशियल कर दिया और उन्होंने इजी वे आउट ले लिया। तो ओलिवर लक ने यहाँ पे बेसिकली बोला है कि मुझे रॉन्गफुली टर्मिनेट कर दिया गया है, ऐसे कैसे निकाल दिया मुझे अचानक से कंपनी में, और बहुत सारे पेंडिंग पैसे हैं जो कि विंस मैकमैन ने मुझे देने हैं, जो कि अब वो नहीं दे रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने बेसिकली बीच में ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई मैं ओनर हूं, मैं जब चाहूं जो कर सकता हूं। और मुझे लगता है यहाँ पे विंस मैकमैन की दिक्कतें भी शुरू ही हुई हैं, क्योंकि अगर एक लॉ सूट आ सकता है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विंस मैकमैन को स्यू कर सकते हैं, क्योंकि XFL जिस तरीके से खत्म हो गई है अचानक से, बहुत सारे लोग इस बात से खुश नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पैसे मिलने चाहिए थे, जिनको गारंटीड पैसे मिलने चाहिए थे, और अब उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो भी केस अपना डाल सकते हैं विंस के अगेंस्ट, और प्रोबेबली हमेशा की तरह विंस मैकमैन पैसे वैसे दे के इधर उधर से अपना काम चला लेंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और फिर फाइनली गाइस लास्ट स्टोरी में मनी इन द बैंक 2020 की अरीना हो चुकी है लीक, और ये आप जो फोटोज देख रहे हैं बेसिकली WWE के हेडक्वार्टर्स की फोटोज हैं। कुछ दिन पहले हमने फोटोज देखी थी जहां पे रिंग लगी हुई थी हेडक्वार्टर्स के ऊपर, लेकिन ये फोटोज तो एक्चुअली में सब कुछ रिवील कर रही हैं कि किस तरीके से मनी इन द बैंक लगेगा। आप देख सकते हैं छत के ऊपर पीछे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, पता नहीं वो असली पेड़ है नकली पेड़ है। तो ये लुक है मनी इन द बैंक 2020 की अरीना की। इसको देख के मेरे को कुछ खास ऐसा मजा नहीं आ रहा, बस ये अच्छी बात लग रही है कि आउटडोर होगा। मेन जिस चीज के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो ये है कि बिल्डिंग के अंदर जो हमें लड़ाई देखने को मिलेगी उसको कैसे शोकेस करा जाएगा। तो आप लोग अपने ओपिनियन बताएं मुझे इस सेट के बारे में, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है मनी इन द बैंक 2020 से गाइज। तो ये थी सारी